अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। जैसे कि नीट का एग्जाम अभी अभी ओवर हो चुका है और सीबीटी आपके सामने है, एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होना ज़रूरी है। इस मेडिकल सीरीज़ में हम उन सभी बातों को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपको अपीयर होने के लिए। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहला जब मेडिकल एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है, सीबीटी में आपको अपीयर होना है, तो एक बात का आपको सबसे पहला ध्यान रखना ज़रूरी होगा, वो है आपके पास आपकी हाइट कितनी होना चाहिए और साथ में आपका वेट कितना होना चाहिए। देखो हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए पहले तो मैं ये मालूम है कि ये गर्ल्स ने ही एग्जाम देना है, तो गर्ल्स की जो ऑल ओवर इंडिया हाइट है वो अकॉर्डिंग टू आर्मी है दैट इज 152 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट में आपके पास फीमेल है वहाँ पर 4 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन रहेगी और आपको 148 सेंटीमीटर के भी वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकेंगी। लेकिन एक बात पर सबसे बड़ा जो जोर आपको भी देना है वो है, देखिए क्योंकि हाइट से आपका ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि हाइट तो ऑलमोस्ट फीमेल की इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4.8 अगर हम मान के चलें 4.8 फीट से लेकर 5.2 फीट तक हो सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑन एन एवरेज आपकी जो हाइट का कंसर्न होगा वो तो ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन वेट का कंसर्न पक्का रहता है, क्योंकि फीमेल यहाँ पर इंडिया के अंदर ज़्यादातर एक तो अनीमिक होती है और अंडर वेट ज़्यादातर मिलती है। तो देखिएगा आपको इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है कि आपको ये पता लग सके कि आपको बेसिकली जो वेट है वो कितना आपका होना चाहिए, आपकी अकॉर्डिंगली हाइट से आप किस तरह से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में अभी आपको बताऊंगा, उसको पक्का से सुनिएगा। देखिए ज़्यादातर फीमेल अंडर वेट होती है, ठीक है। अंडर वेट अकॉर्डिंग टू हाइट देखनी है, अकॉर्डिंग टू एज नहीं देखनी है कि आपकी एज कितनी है उसके अकॉर्डिंगली आपका कितना वेट है। अकॉर्डिंग टू हाइट हमें देखना है कि वेट कितना होना जरूरी है, तो पहला पैरामीटर अकॉर्डिंग टू हाइट ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू एज नहीं रहेगा। अब दूसरी चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अगर आप अंडरवेट कैटेगरी में आते हैं और वहां पर आपको कैलकुलेट करना होगा बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। बॉडी मास इंडेक्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हम आगे देखेंगे और किस तरह के पैरामीटर वहां पर सेट होते हैं उसको भी देखने वाले होंगे। लेकिन एक बात पर ध्यान देना, अगर आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं तो इसका मतलब है आपको समय रहते हुए अपना वेट बढ़ाना जरूरी होगा। देखो अब वेट बढ़ाने के बहुत सारे जरिए हो सकते हैं, उसमें से एक जरिया मैं आपको बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ओवरकम करना है, माल न्यूट्रिशन से आपको बचना है। अब इसके लिए पहला काम आपको क्या करना है, देखिए होता क्या है कि फीमेल जो है वो ओवर कॉन्शियस ज्यादा है। ओवर कॉन्शियस का मतलब ये समझ लीजिए कि उसको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा भी खाना खा लूंगी तो मेरा मोटापा बढ़ जाएगा या मेरा वेट बढ़ सकता है। अब देखो पहला काम तो ये करना है कि आपको ये सोच बंद करनी है, क्योंकि अगर आपने ये सोचना बंद नहीं किया तो आपका वेट नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि देखिए अंडर अ स्ट्रेस होता क्या है, हमारी बॉडी जो है वो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर रही होती है। अब जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम हो जाएगा तो देखिए खाएंगे तो आप जरूर हैं, लेकिन क्योंकि आप एक ओवर कॉन्शियसली अगर आप फीमेल हैं तो वहां पर होगा क्या कि अगर मुझे 2 चपाती की भूख होगी तो हम खाएंगे 1 चपाती। अब वो होगी गलत बात। क्यों गलत बात? इसलिए हो गई क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट 2 चपातियां हैं और आप उस बॉडी को 1 ही चपाती प्रोवाइड कर रहे हो। तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जो आपके पास है बॉडी की इंपॉर्टेंटली वो आपके पास पूरी नहीं हो पा रही है। सेल जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज वहां पर कंज्यूम कर रहा होता है और उसी वजह से आपके पास एनर्जी डिप्लीशन जो है बहुत ज्यादा विग्रस रेट पे होती है। इसलिए ज्यादातर जो फीमेल होती है थोड़ा सा काम करती है उसके बाद वो ज्यादातर थक जाती हैं। उसका मेन कारण यही रहता है कि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना बॉडी को आपने खाना ही नहीं प्रोवाइड किया तो आपका सेल किस तरह से काम करेगा। और सेल की तो मेन जरूरत ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज बेसिकली अगर वहां पर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्रैब साइकिल की प्रोसेस नहीं होगी तो एटीपी आपको जनरेट होता हुआ नजर नहीं आएगा और वहां पर दिक्कतें होना एक लाजमी बात है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान देनी है, देखिएगा क्योंकि आपने कुछ समय पहले ही आपके पास अभी नीट का एग्जाम दिया है तो वहां पर भी आपने एक चीज के ऊपर गौर किया होगा, जब कुछ लास्ट का समय आपके पास चल रहा होगा तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ गई। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में मेन एक चीज होती है वो है विटामिन की डेफिशिएंसी। तो विटामिन की डेफिशिएंसी आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और खासकर वो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं वो सभी के सभी आपके पास एज एन कोएंजाइम बिहेव करते हैं और कोएंजाइम्स हमें मालूम है कि एक तरह से कैटालिस्ट होते हैं जो हमारी रिएक्शंस को सेल के अंदर कहीं ना कहीं स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान करके चलिएगा वो कोएंजाइमेटिक एक्टिविटीज अगर अच्छे से होती रहेंगी तो सेल बेटर वे में परफॉर्म
परफॉर्म करता रहेगा। तीसरी चीज अगर आपने ध्यान दी हो तो कुछ समय से आपने ज्यादातर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होगी। देखिए, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह आएगी कि हमारी बॉडी के अंदर एक खुशी का हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको एंडोर्फिन कहा जाता है। अब एंडोर्फिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एंडोर्फिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी जो है वो एक तरह से ऐसी स्टेट में चली जाती है जो अपने आप में एक स्ट्रेसफुल स्टेट हो जाती है। अब देखो, नॉर्मली भाषा के अंदर ऐसा समझ लो कि अगर मैं पूरा दिन एक टीवी के सामने बैठकर एक मोबाइल के सामने अगर मोबाइल को देखता रहता हूं तो मेरी आंखों के ऊपर भी स्ट्रेस होता है, मेरे जो फोरहेड है उसके ऊपर भी स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन क्या आपको वो फील होता है? नहीं। वो कुछ समय के बाद अगर आप लगातार उस स्क्रीन को देखते रहेंगे तब जाकर हमें ये पता लगना शुरू होता है कि एक्चुअली में आंखें थक गई हैं, हेड थक गया हुआ है या फोरहेड थक गया हुआ है। तो वहां पर एक दिक्कतों को सम अप करते हुए आपको एक काम जरूर करना है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो जो है आपके पास वो पंपिंग जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जिस सेल की जितनी रिक्वायरमेंट होगी, टिश्यूज की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा कर देगा। और इसी तरह से आपको एक तरह से बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट आपके खाने की है, अगर आप उसको खाना कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो आपको सेल भी वो ज्यादा बेटर वर्क में कहीं ना कहीं काम कर पाएगा। एक चीज का यहां पर और ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये तो अंडरवेट के लिए था। मान लीजिए अगर आपके पास ओवरवेट कैटेगरी में आपका वेट जरूरत से ज्यादा हो गया है। अब यहां पर एक चीज के पैरामीटर के ऊपर पक्का ध्यान दीजिएगा, वो है आपकी अपनी डाइट के अंदर आप कहीं ना कहीं जो फैट के रिसोर्सेज होते हैं उसको आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे। तो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं आप उसको अपने डाइट में जरूर कम कीजिएगा। जैसे आपके पास घर का घी होता है, वो ज्यादातर बफेलो का जो आपके पास बेसिकली घी है वो जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको आप थोड़ा सा कम कंज्यूम करें, क्योंकि उसके अंदर जो आपके पास फैट की क्वांटिटी होती है वो कऊ जो आपके पास घी होती है वहां से जो एक्सट्रैक्टेड होती है उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज्यादातर कऊ ही घी का यूज करना चाहिए, हमें बफेलो घी का ज्यादातर यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं कोई हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन में देखने को आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमनली मिलता है। स्ट्रेस आप ज्यादा होते हैं तो इसीलिए बॉडी जो जरूरत से ज्यादा फैट जो है वो कहीं ना कहीं लीवर के अंदर डिपॉजिट करने की कोशिश करती है। अगर आप ज्यादा फैट खाएंगे ना तो ये जरूरी थोड़ी है कि आपका फैट वो बर्न हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। और इस समय जब आपने नीट की प्रिपरेशन की थी तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई थी, मेंटल एक्टिविटी ज्यादा थी। तो जो बॉडी के अंदर फैट के रिसोर्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं लीवर के अंदर अकमुलेट होना शुरू होता है, तो लीवर होना शुरू हो जाता है फैटी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो स्लोअर रेट पर चल रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं थायराइड जो ग्लैंड होती है उसकी भी दिक्कतें यहां पर फीमेल में बहुत कॉमनली इस एज में देखने को मिलती हैं। तो जरूर आपको एक बार ये जो आपके पास थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो आपके पास थायराइड जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको पक्का से चेक करा लेना जरूरी रहेगा। अगर आपने करवा लिया नॉर्मल पैरामीटर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एबनॉर्मल पैरामीटर आते हैं तो आज ही आपको वो दवाइयां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। इसके अलावा एक काम और करना आपको जरूरी है, अगर आप ज्यादातर अगर ओवरवेट है, देखिए फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने से अब आपका काम नहीं बनेगा कि मैं आपको ये कह दूं कि सुबह उठ के रनिंग करना शुरू कर दो या आप जिम जाना शुरू कर दो। नहीं, आपका सबसे बड़ी प्लानिंग जो यहां पर होनी चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट जो आपके इंटेक्स हैं उसको कम करना जरूरी होगा। क्यों? अगर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आपने कम नहीं किया, जो इंसुलिन है उस इंसुलिन से अगर आपने कम काम नहीं लिया तो आपको दिक्कतें होना एक लाजमी बात होगी। क्योंकि हमें ये एक चीज मालूम है कि जब भी आपके ब्लड के अंदर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज होती है तो 2 ही तरीकों से वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में कम हो सकता है, ब्लड में कम हो सकता है। एक, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर जाए और एंटर करने के बाद में वो ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी जो यूटिलाइज कर ले, सेल यूटिलाइज कर ले और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर दे दे। लेकिन अब मान लीजिए ब्लड के अंदर सेल के अंदर जाने वाले ग्लूकोज जो है जितना क्वांटिटी एक सेल रिसीव कर सकता था उससे ज्यादा अभी भी ब्लड के अंदर बच जाएगा, तो क्या चीज होगी? वही ग्लूकोज बॉडी को इन दी फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन बॉडी के लीवर के अंदर और स्केलेटल मसल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। लेकिन अब सोचो कि अगर आपके लीवर के स्टोरेज हाउसेज भी ग्लाइकोजन के खत्म हो जाएं और स्केलेटल मसल के अंदर पाए जाने वाले जो आपके पास स्टोरेज हाउसेज हैं ग्लाइकोजन के वो भी खत्म हो जाए, तो फर्दर ग्लूकोज का क्या होगा? तो नेचर क्या करती है, इसी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है फैट के अंदर और इस फैट की डेपोजिशन आपके पास जो एडिपोज टिश्यू जहां जहां सबसे ज्यादा मिलता है वहां वहां होना शुरू हो जाती है। और वो कहां पर हो रही है? वो तो ज्यादातर लीवर के अंदर हो रही है। लीवर होना शुरू हो जाता है फैटी। अब फैटी लीवर की वजह से
जो लीवर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट विसरल ग्लैंड होती है, बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, तो वहां पर आपके ये लीवर जो है वो उतना अच्छा अगर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो आपकी दिक्कतें तो लाजमी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया है, वो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपको कम करना है। लेकिन सेकंड जगह पर आपको जो चीजों में बैलेंस करते हुए चलना है वो है प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना होगा। प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से आपका फायदा क्या होता है, मसल बिल्ड आपके पास बेटर रहेगा। लेकिन जो आपके पास बॉडी के अंदर ओबेसिटी आ रही होती है कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने की वजह से, वो आपके पास रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। बॉडी का जो वेट है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी जरूर आपको परफॉर्म करनी चाहिए। फिर भी मैंने कहा कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी या जिम जाने से आपका काम नहीं बनेगा। आपको कहीं ना कहीं जो फाइबरस डाइट्स होती हैं और साथ ही साथ में प्रोटीनियस जो आपके पास इंटेक है वो उसको बढ़ाना जरूरी रहेगा। इस चीज को पक्का से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप एक बार जरूर काम करिएगा, आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज का लेवल है उसको पक्का से एस्टिमेट करा लीजिएगा। और इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो वो कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है इसको भी जरूर पक्का से करवा लीजिए चेक। इसके अलावा एक काम और करिएगा, वो है आपके पास कंप्लीट ब्लड काउंट को एक बार पक्का से करवा लेना। अब वो क्यों करवा लेना चाहिए, वो इसलिए कि बहुत सारी जो फीमेल हैं इंडिया के अंदर वो सभी की सभी ऑलमोस्ट 80% जो अनीमिक होती हैं। तो ज्यादातर उन लोगों को यही मालूम नहीं होता है कि क्या हम अनीमिक हैं भी या नहीं है। और देखिएगा फीमेल में जब भी आपके प्यूबर्टल स्पर्ट आता है उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में 30 to 40 ml जो है वो डेली, जो बेसिकली आपके पास मंथली कहीं ना कहीं 30 to 40 ml जो है आपके पास में ब्लड का लॉस हो रहा है तो बॉडी से, और उसको कंपनसेट करने के लिए हम कुछ भी काम नहीं करते हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपकी हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, कितना आपका विटामिन B12 का लेवल है, कितना बॉडी के अंदर आयरन का लेवल। अगर वो आपके पास कम है या ज्यादा है उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस कर चलना पड़ेगा। और जितने मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं इसको आप जरूर एक बार पक्का चेक करा लें। अगले जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं आपको अदर चीजों के बारे में बताता चलूंगा और इसी तरह की इंफॉर्मेशन हम अपने जो CBT बैच है वहां पर भी दे रहे हैं। तो अगर आप CBT बैच को ज्वाइन करना चाहें तो हमारे यहां पर इस वीडियो के नीचे आपके पास जो स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर, आप इन पे कॉल कर लीजिए आज ही। और CBT बैच के अंदर जो हमारा 15 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप उसमें पूरी तरह से एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले जो वीडियोस है उसके साथ मैं आपको मिलते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेकिन एक बात फिर से ध्यान करवाऊंगा आपका कि चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ पक्का ना भूलना। अगर आप 2024 की MNS प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। अगर आप 2024 की MNS प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।